हेलो बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और अभी हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। मतलब ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। पहले तो यही है कि करंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस वो है जो जिस ईयर, मान लो ये 2026 चल रहा है और 2027 ये हमारा करंट प्राइस है। जो भी प्राइस होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ये 2026 से 2027। अब दूसरा है कि हमारे पास है फिर कांस्टेंट प्राइस। हम एक बेस ईयर मान लेते हैं कहीं पे कि वही प्राइस हमें लेना है, और उसका कारण क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कि आउटपुट हमें चेक करना होता है कि आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। आप पैसे से नहीं इवेलुएट कर सकते। मान लो कि अभी पहले इसके डिफिनीशन को हम पढ़ लेते हैं। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यह मनी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर। एक ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री जो मनी वैल्यू प्रोड्यूस करता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। अब वो जो मेजर प्राइस है वो हम उसे नापते किस पे है, करंट प्राइस पे। दूसरा क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसे हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। इसे क्या, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट ए बेस ईयर। हम इसे किस पे मेजर करते हैं, बेस ईयर पे मेजर करते हैं। इसका मतलब दो डिफरेंस निकल के आया नेशनल इनकम में। अब हम उसी को पे चर्चा करेंगे। जो हम कांस्टेंट प्राइस पे यूज करते हैं उसे हम रियल इनकम कहते हैं, और जो हम करंट प्राइस पे यूज करते हैं उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। और अब नेशनल इनकम फिर से हम बात करेंगे उसी पे, और आप डिफिनीशन को लिखना सीखना पहले धीरे धीरे, और आप जब धीरे धीरे लिखोगे तो फिर समझ जाओगे। जैसे नेशनल इनकम, तो मान लो कि हमारे पास एक कांस्टेंट प्राइस है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि हम बेस ईयर ले लेते हैं, किसी बेस ईयर के जो प्राइस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है करंट प्राइस जो अभी चल रहे हैं, मान लो 2026 टू 2017। तो अगर हमारे पास मान लो कि 15 रुपए का प्रोडक्टिविटी, 15 रुपए किसी चीज का गुड्स का प्राइस है, और मैंने प्रोड्यूस किया 10, तो क्या प्राइस हुआ, 150, ठीक है। लेकिन यही सामान 2000, ये बेस ईयर मान लो हमने ले लिया 2015 टू 16 टू 17। अगर यही प्राइस बढ़ के हो गया ₹30 रुपीज, ठीक है, और इसे फिर हम मल्टीप्लाई करें 10 से ना, मान लो आपकी प्रोडक्टिविटी ना हो गई, तो 270 रुपीज का सामान आपका प्रोड्यूस हुआ। अब लेकिन आप सिर्फ पैसे से देखेंगे तो आपको लगेगा आपका इकोनॉमी बढ़ा हुआ है, पर घट गया है क्योंकि आउटपुट घटा हुआ है आपका। ये कितना आउटपुट दे रहा था, 10 का। ये कितने का आउटपुट दे रहा है, 9 का, ठीक है। लेकिन हमें जब पैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 270 रुपीज का वैल्यू कुल क्रिएट हुआ। ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कांस्टेंट प्राइस पे नहीं निकालते नेशनल इनकम को। फिर से आप देख लो कि अगर कोई किसी इकोनॉमी में मान लो 15 रुपए का सामान है और आपने 10 प्रोड्यूस किया, तो कितने का आपने प्रोड्यूस किया, ₹150 का। लेकिन अगर आपका प्राइस बढ़ गया और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया, मतलब 10 से 9 हुआ, आपका आउटपुट तो कम हो गया ना, लेकिन आपने पैसा दिखा दिया किसी को कि देखो तब 150 का प्रोड्यूस होता था, अब 270 का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी जीडीपी गिरा ली। तो आपका जीडीपी गिरा हुआ है क्योंकि आपका आउटपुट गिरा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें देखना होता है कि हमें एक कांस्टेंट प्राइस पे लेके निकालते हैं। तो व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो आप लिखोगे फिर इसी चीज को, समझ गया ना नेशनल इनकम कैसे गिरा। देखो, व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट प्राइस ऑफ द बेस ईयर।
सेम प्रोसेस वही बताना है कि हमें इस पे दो, अगर हम बेस ईयर पे प्राइस कांस्टेंट ले लेते हैं तो हम सिर्फ आउटपुट पे डिपेंड होते हैं, और तो आउटपुट बताता है कि कितना हमें प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे लें, ठीक है, अब प्राइस वही है, सेम चीज है। आउटपुट मान लो 10 रुपए का प्राइस था और आपका आउटपुट 15 है, तो आपकी इकोनॉमी में 150 जनरेट हुआ। फिर आपका आउटपुट जनरेट हुआ मान लो करंट ईयर में, ठीक है, आउटपुट आपका हो गया 30 और प्राइस ले लिया 10 ही, ठीक है। तो करंट ईयर प्राइस में तो आपका कितना इकोनॉमी हुआ 300। तो हम कह सकते हैं कि 150 300 मतलब हमारी इकोनॉमी थोड़ी इंक्रीज हुई है, नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम बेस ईयर पे जाके बात करते हैं, ठीक है ना। करंट कांस्टेंट प्राइस पे नहीं बात कर सकते, लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस पे बात करना होगा तो आप सोच लो, करंट पे बात करना होगा तो प्राइस आपका 10 है, आउटपुट आपका 15 है, तो आपका कितना हो गया 150 रुपए का इकोनॉमी में आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस 30 हो गया और आपका आउटपुट इसका हाफ ही हो गया, मान लो हम 7 कह दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में आपको ऐसा लग रहा है इकोनॉमी में हमारे इंक्रीज आया है, पर ऐसा नहीं है, आप डिक्रीज हुए हो, क्योंकि आपका आउटपुट 15 से 7 हो गया है, मतलब आपके 8 कम हो रहे हैं प्रोड्यूस। तो ठीक है, हम सिर्फ फिजिकल आउटपुट पे बात करते हैं। तो लिखा है द नीड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस arises because national income at current price में give a misleading picture, एक misleading picture देता है of economic performance का if the price are continuously rising or falling। अगर प्राइस जो है कंटिन्यूअसली राइज या फॉल हो रहा है तो आपको मिसलीडिंग पिक्चर देगा। सेम बता रहे हैं हमें, क्योंकि फिजिकल आउटपुट देखना है। अब हम आते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इक्वल टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस करंट प्राइस अपॉन, ठीक, क्या होगा, करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। तो द प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इज ए इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज ऑफ प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ये पहले नोट कर लो आप, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, क्या होता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे हम इसकी न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ नेशनल, टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस, मतलब करंट प्राइस से हम कैसे उसे कांस्टेंट प्राइस में बदलते हैं। तो इसमें मेजर फैक्टर क्या है, प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स है क्या, प्राइस इंडेक्स का डिफिनेशन लिख लो एक बार। प्राइस इंडेक्स price index an index number which shows
an index number which shows the change in price level between two different time periods, between two different टाइम पीरियड्स। एक इंडेक्स नंबर विच शोज दैट, मतलब एन इंडेक्स नंबर विच शोज दैट चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा, तो यहां पे प्राइस इंडेक्स इज रेफर्स टू लिख देते हैं, इज रेफर्स टू एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। अब मतलब क्या करते हैं हम कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्राइस इंडेक्स से, ठीक है, करंट प्राइस इंडेक्स से। देखो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं करंट प्राइस इंडेक्स से। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ठीक, डिवाइड करेंगे करंट प्राइस इंडेक्स इंटू 100 इक्वल टू नेशनल इनकम, और क्या आएगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक। तो अब याद रख लेना, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। अब मान लो कि आपको दिया है करंट ईयर ₹150 प्राइस इंडेक्स दिया है, प्राइस इंडेक्स करंट प्राइस इंडेक्स दिया है आपका 150, इसी फार्मूले पे रखना है। दूसरा दिया है कि जो आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इक्वल टू 15, ठीक। अब आपको इसी फार्मूले पे रखना है, हमें कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है, तो वहां पे आप रखेंगे नेशनल इनकम इन करंट प्राइस पे अपॉन 150 इंटू 100, तो यहां से कटा और 15 से कट गया 100, ठीक। तो आपके पास 3 जीरो ये और ये, आपके पास जो इनकम आया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू 1 लाख, ये आपका आ गया। तो आपके इतने टॉपिक क्लियर हो गए कि कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। तो फार्मूला याद रख लेना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब आपका है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, सेम डिफिनीशन करना है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, जहां पे है नॉमिनल लग जाए तो समझ लो हमारा करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी और
नॉम जीडीपी एट करंट प्राइस। देखो मैं बार बार बोर्ड पे क्यों लिख रहा हूं, वो ये कि आप इसी के साथ बोलते हुए चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। व्हेन जीडीपी ऑफ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, व्हेन द जीडीपी when the GDP of a given year estimated on the basis of प्राइस ऑफ द सेम ईयर, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी को। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जब जीडीपी हम एस्टिमेट करते हैं बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी और जीडीपी at constant price। When GDP of a given year, सेम डिफिनीशन है, बस आपको क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे वो पेशेंस रखिए अपने अंदर। वो जिस पेशेंस के साथ हम पढ़ते हैं उसी पेशेंस के साथ आप करते चले जाएंगे तो आपको हो जाएगा। When the GDP of a given year estimated on the basis of price of the base year पे जब कैलकुलेट करें, फिर वही सेम है कि कौन सा बेटर है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो बस इतना समझना है कि अगर हम प्राइस भी चेंज कर रहे हैं और आउटपुट भी चेंज कर रहे हैं तो हम एस्टिमेशन में उतना वो एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, मतलब जो रियल वैल्यू ऐड हुआ है वो हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि प्राइस, महंगाई, इन्फ्लेशन उस पर एक्टिवेट, इन्फ्लेशन उस पर लागू होता रहेगा। तो हम सही से, तो यहाँ पे लिखा है विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अब आप लिखोगे, पूछा है क्वेश्चन, ठीक, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, और जो नॉमिनल जीडीपी है उसे हम करंट प्राइस पे निकालते हैं और जो आपका रियल जीडीपी है उसे हम बेस प्राइस पे निकालते हैं। देखो इस पे हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक पहली बार करा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं पूरी तरीके से इसे लिखें और आप धीरे धीरे उस बात को समझें और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम बहुत सारी वैसी बात करेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं लाइव आऊँगा, काफ़ी बात करूँगा इस चीज़ पे। पहले आप इसे लिखें विच इज़ बेटर। अब क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ बेटर। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछेगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कौन सा बेटर है? तो रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो बेटर है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अब उसमें लिखा है कि रीजंस दिए हुए हैं। पहला रीजन ये है कि जो रियल जीडीपी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी बताती है इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, जो इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। increased production of goods and services। increased production of goods and services। दूसरा इसमें क्या है, नॉमिनल जीडीपी में
इट इज अफेक्टेड ओनली बाय फिजिकल चेंज। और ये सिर्फ फिजिकल चेंज से अफेक्ट, मैंने वही कहा ना, सिर्फ क्वांटिटी हमें देखना है, तब वहां पे फिजिकल चेंज से हमें इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जैसे ही प्राइस लेवल की बात आएगी, नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, इट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। अब कोई हमारा फिजिकल आउटपुट चेंज नहीं हुआ तो हमारा रियल जो नॉमिनल जीडीपी है तब पे भी वो चेंज दिखा देता है। इसलिए हमें फिजिकल आउटपुट की चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। रियल जीडीपी में आप सिर्फ फिजिकल आउटपुट चेंज की बात कर रहे हैं, तो पहला आप ये लिखेंगे कि रियल जीडीपी इफेक्टेड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो फिजिकल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तब हमारा, क्योंकि हमने प्राइस कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन वहां पे प्राइस चेंज होने के नाते अगर हम आउटपुट ना भी इंक्रीज करें, कुछ ना इंक्रीज करें, उसी सेम लेवल पे छोड़ दें, तो फिर जो है हमारे पास तब पे भी चेंज दिखाएगा, और जो कि ठीक नहीं है। Real GDP is better measured to make periodic comparison to physical output of goods and services over different year. Real GDP जो है better measure करता है to make periodic comparison to physical output of goods and services over different year. मेन बात समझ रहे हो ना, फिजिकल आउटपुट चेक करना है, ठीक है। फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर, ठीक है। फिजिकल आउटपुट ऑफ, देखो ऐसा है ना कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें उसी हिसाब से सर्विस को भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रियल जीडीपी फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। और जो रियल जीडीपी है वो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल कंपैरिजन, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है, ठीक। अब डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, सेम प्राइस इंडेक्स का यूज है, उसे ही हम देखते हैं फार्मूले के साथ। और एक दो बार पढ़ना आप किताब में, और तो आपको समझ में आ जाए। और जब समराइज करेंगे फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ कि चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अपान प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपान प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब कहीं पे दिया हुआ है हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में कि रियल डोमेन जीडीपी जो है आपका 500 करोड़, ठीक है। रियल जीडीपी आपका दिया है 500 करोड़ और 125 रिस्पेक्टिवली, जो आपका प्राइस इंडेक्स है 125। तो अब आप नॉमिनल जीडीपी निकालो, ठीक है। यहाँ पे रख दो 500 नॉमिनल जीडीपी अपान प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब प्राइस इंडेक्स दिया है आपका 125, ठीक। तो आप जानते हैं इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 इंटू 500 और 100 को अपान करेंगे तो आ जाएगा आपका 625 करोड़। जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी इनटू 100। सारे फार्मूले एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर ना आपका इन्फ्लेशन बता देता है। जीडीपी डिफ्लेटर आपको इन्फ्लेशन बता देता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, डिफ्लेटर और जीडीपी डिफ्लेटर को ही वही प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक। जीडीपी डिफ्लेटर
और या इसी ब्रैकेट में लिख दो प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100। अब आपको फिर वही डाटा दिया रहेगा, मान लो कि नॉमिनल जीडीपी दिया है ₹12,000 करोड़ और रियल जीडीपी ₹15, जो भी डाटा आपको लेना है ले लो आप, 15 करोड़, ठीक है ना। ये 15 है और ये करोड़, सेम इसी पे रख के सॉल्व कर देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का जो डिफिनीशन है फार्मूले पे, तो नॉमिनल जीडीपी है ₹15 और ये इंटू 100, वही सेम, ये 15 से अभी ये 0, ये तीनों जोड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं 8, तो आ गया 1000 अपॉन 8। जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2 और 5, 125 आ गया। तो 125 जो आया है, इसका मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर वह सोच जनरल प्राइस लेवल इज इंक्रीज 125%। जैसे ही जीडीपी डिफ्लेटर आया, ठीक है, तो आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है 25%, ठीक। 125 आया तो जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 125 सोज, ठीक है, कि जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। 125 अगर प्राइस इंडेक्स है तो जो 25% आपका प्राइस इंडेक्स चेंज हो गया है, प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड हैज इंक्रीज्ड 25%। तो इट इज गिवन एग्जांपल रियल जीडीपी, ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी एंड वेलफेयर,